वेलकम टू पाइंडर स्टडी। हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है 12th क्लास का एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो आपको 3-4 चीज़ें आपके पास होना चाहिए, तब ये बहुत अच्छे तरीके से कार्य करेगा। पहला तो एनसीईआरटी किताब बुक्स आपको लेना चाहिए। दूसरा, आपके पास कोई हाइलाइटर होना चाहिए कि बुक्स में उन चीज़ों को जिसको हम बॉक्स में बंद करेंगे उसको आप हाईलाइट करते चलें। तीसरा, आपके पास पेंसिल होना चाहिए जिससे आप कुछ कुछ चीज़ें भरते चलें और अंडरलाइन करते चलें, और बाद में हो सके तो इसका कीवर्ड कॉपी भी बना लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला यूनिट है जीवों में जनन, पहला अध्याय। इसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की चर्चा करेंगे। आपके बुक्स में दिया गया है, जहाँ पे हमें लगेगा कि एक कीवर्ड्स के तौर पे है जिसे आपको समझना चाहिए, तो उसे समझाते चलेंगे और उन कीवर्ड्स को हम बॉक्स में बंद करते चलेंगे। प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। जीव के जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु, ऐसा नहीं कि कोई मार दिया, प्राकृतिक मृत्यु, जैसे बुजुर्ग होकर कोई मरता है तो उसे हम प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। तो प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का काल जीवन अवधि कहलाता है। और हर जीव की जीवन अवधि जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, हर जीव की जीवन अवधि जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे आप सुने होंगे कि कछुआ बहुत ज़्यादा दिन जीता है, कोई पेड़ पौधे जो होते हैं काफ़ी दिन जीते हैं, जबकि मनुष्य जो होता है वो कम दिन जीता है, कीड़े मकोड़े और कम दिन जीते हैं। तो वो जीवन अवधि क्या कहलाता है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहा जाता है। जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को, समय को जीवन अवधि कहा जाता है। कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई है आगे अथी में। बहुत से अन्य जीवों के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इन चित्रों को देखकर इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि आपको इनकी जीवन अवधि के बारे में लिखना है। निरूपित जीवन अवधि का परिरक्षण कीजिए। क्या यह दोनों बातें रोचक और कौतूहलपूर्ण नहीं है कि यह अवधि कम से कम एक दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्षों तक हो सकती है। इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवों की जीवन अवधि बनी रहती है। आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार, साइज से संबंध नहीं है। कौवा और तोता, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौवा जो है वो कम साल जीता है, फिर भी कौवा खाकर, मतलब कोई ज़्यादा साल जीने लगता है तो कहता है कौवा खा के आया है, जबकि कौवा की जीवन अवधि कम है। कौवा और तोता की जीवन अवधि ज़्यादा है। तोता 140 साल जीता है, जबकि कौवा 14 साल शायद जीता है। ठीक है, तो कौवा कम जीता है, तोता ज़्यादा जीता है। ठीक है, कि आकार में कोई अंतर नहीं होता, दोनों आकार में सेम ही होते हैं, फिर भी इन दोनों के जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार आम का वृक्ष और पीपल का वृक्ष, आम का वृक्ष मात्र 180 साल जीता है, जबकि पीपल का वृक्ष 2000 साल तक जीता है। ठीक है, तो आम और पीपल में भी अगर तुलना करें तो इनके आकार तो सेम ही होते हैं लगभग, परंतु इनके जीवन अवधि में काफ़ी अंतर पाया जाता है, तुलना में बहुत कम होती है। जीवन अवधि भले ही कितनी ही हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है, चाहे वो 1000 साल में मरे या एक दिन में मरे। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जीव अमर कहलाता है, तो एक कोशिकीय जीव को अमरता की श्रेणी में रख सकते हैं। एक कोशिकीय जीव जो होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, अमरता की श्रेणी में रखते हैं। हम क्यों कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, इसकी वास्तविकता को जानते हुए क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि हजारों वर्षों में से वृक्षों पर पादपों तथा पशु पक्षियों की विभिन्न स्पीशीज की विशाल संख्या विद्यमान है। जीवित जीवों की कुछ प्रक्रियाएं अवश्य ही ऐसी है जिससे यह निरंतरता सुनिश्चित होती है, और यहाँ हम जनन का उल्लेख कर रहे हैं जिसे हम निश्चित मानते हैं। इसका मतलब है कि जीवन की निरंतरता
को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिससे जीवन की निरंतरता बनी हुई है उसी को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और यही चैप्टर आपको कि जीवन की निरंतरता जिससे बनी रहती है, जीवन की निरंतरता जिससे बनी रहती है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। चलिए, आपको यहाँ से कुछ कुछ शब्द मिले होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हाथी कितना साल जीता है, लगभग 60 साल। गुलाब का पौधा 12 साल। कुत्ता 12 साल। तितली 1 से 2 हफ्ते। कौवा 15 वर्ष, यही चीज़ बात कर रहे थे। केला 1 से 2 साल। और गाय जो होता है, गाय 35 वर्ष के आसपास। तोता 140 वर्ष, इन दोनों की तुलना भी आया था। वहीं मगरमच्छ 60 वर्ष। घोड़ा 35 वर्ष। फल मक्खी 1 से 2 सप्ताह। धान 6 माह। और कछुआ 100 से 150 वर्ष। और बरगद 180 वर्ष। पीपल 2000 वर्ष। तो सारे का जीवन अवधि आप समझ गए होंगे और ये आप भर सकते हैं अपने किताब में, या कहीं से आप और भी इसका एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है जीवों में जनन को यहाँ एक जीव विज्ञानी प्रक्रम है। जनन कैसा प्रक्रम है, जीव विज्ञानीय प्रक्रम है। जनन कैसा प्रक्रम है, जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव संतति को जन्म देता है। छोटा जीव अपने जैसा ही, ठीक है। संतति में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है, तथा संतति संतान को कहते हैं। याद रखिएगा, संतति शब्द का प्रयोग हम संतान के लिए करेंगे, ठीक है। और जनक शब्द का प्रयोग हम उसको मतलब उस जीव के लिए करेंगे जो संतति उत्पन्न करता है। उनमें परिपक्वता आती है तथा इसके बाद नई संतति का जन्म होता है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि और मृत्यु चक्र चलता है, यानी ये हमेशा चलते रहता है। जन्म होता है, वृद्धि होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है कोई भी जीव। तो ये एक चक्र है, जन्म लेगा, वृद्धि करेगा और मृत्यु को प्राप्त करेगा। परंतु इसी प्रक्रिया के दौरान, इसी बीच में वो जनन की क्रिया में भाग लेता है और अपने समान वो संतति जनन प्रजाति से एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। बाद में आप आनुवांशिकता और विविधता में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक आनुवांशिक विविधता जनन के दौरान सृजित या वंशागति होती है। तो आनुवांशिक विविधता जो आती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में विविधता जो आती है, अंतर जो देखने को मिलता है, वो जनन की प्रक्रिया के कारण ही ये विविधताएं उत्पन्न होती है। जीव विज्ञानीय संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है तथा प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है, ठीक है। बहुगुणित करना का मतलब क्या हो गया कि अपनी संख्या को बहुत गुना करना, और संतति उत्पन्न करना का मतलब जान ही गए होंगे, संतान उत्पन्न करना। जीव किस प्रकार से जनन करता है, उसके वास, उसकी आंतरिक शारीरिक क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई कारक समूह इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, आपको पहले से ही पता होगा, नीचे के क्लासेस में आप पढ़े होंगे। जो एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है। जब संतति को उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है, जिसको द्वारा होता है युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में होता है, तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। सिंपल कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल और केवल एकल जनक भाग लेते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। जिसमें एकल जनक भाग लेते हैं उस प्रक्रिया को, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जब दो जनक भाग लेते हैं, वो भी विपरीत लिंग वाले, ठीक है, विपरीत लिंग वाले दो जनक जब भाग लेते हैं, तो वैसे जनन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी। आप ये सारे जो अंडरलाइन कर रहे हैं आप भी कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे है कि विपरीत लैंगिक जनन प्रक्रिया, जिसमें एक को नर युग्मक और एक को मादा युग्मक, युग्मक को अंग्रेजी में गैमिट कहा जाता है।
का युग्मन होता है, मतलब उनसे एक युग्मन की क्रिया द्वारा एक युग्मनज बनता है और उसी को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दो युग्मक भाग लेते हैं या दो जनक भाग लेते हैं, वैसे जनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वैसी जनन प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आपका एक टॉपिक है अलैंगिक जनन। तो पहले अलैंगिक जनन के बारे में, तो इस चैप्टर में मूल रूप से आपको अलैंगिक जनन के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या कहता है अलैंगिक जनन। इस विधि में एकल जीव जनन संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होता है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक से एकदम समान होते हैं। क्या यह संतति आनुवांशिकी रूप से भी समान और भिन्न होती है? हाँ, आकारकीय एवं आनुवांशिकी रूप से एक समान जीवों के लिए एक शब्द क्लोन शब्द का रचना की गई है। तो आप समझ गए होंगे क्लोन किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा कि क्लोन किसे कहते हैं। तो अलैंगिक जनन के संतान को क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। जो आकारकीय का मतलब शारीरिक रूप से, ठीक है, और आनुवांशिकी रूप से क्या होते हैं, एक समान जो होते हैं, ठीक है, एक समान जीवों को क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। आकारकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान मतलब शारीरिक रूप से और उनके आनुवांशिकी गुण के रूप से एक समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। या सीधा सीधा हम कह सकते हैं अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है, क्लोन। ठीक है, आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अलैंगिक जनन समान रूप से एकल जीव, पादप अथवा जीव अपेक्षाकृत साधारण जीवों में होता है। तो अलैंगिक जनन किन जीवों में पाया जाता है, साधारण जीवों में। ठीक है, हाँ, आप ये अंडरलाइनिंग वाला को ऑब्जेक्टिव तौर पे, तो ये अंडरलाइन आपको जो बॉक्स में है वो आपका कीवर्ड के तौर पे है, नए नए कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये अंडरलाइन वाला बस ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको काम करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे। प्रजीव तथा एक केंद्रीय जीव, ठीक है, तो परजीवी हो गया, प्रजीव, ठीक है, यानी दूसरे छोटे छोटे जो समूह जीव होते हैं, या एक केंद्रीय जीव, ये सभी में क्या, जिन्हें साधारण जीव कह सकते हैं, और ये सब के संतति को हम क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। और ये सभी किस लैंगिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन क्रिया में भाग लेते हैं। क्लियर हो गया होगा? ठीक, आशा है आप हमारे साथ अपने किताब को भी पढ़ते चल रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक अमीबा का विखंडन दिखाया गया है या द्विखंडन दिखाया गया है। यहाँ केंद्रक हो गया, बाकी ये शरीर हो गए। इसका सबसे पहले केंद्रक विभाजित हो जाता है और उसके बाद दो नए एक ही से, मतलब ये हो गया जनक कोशिका या जनक अमीबा, और ये नीचे जो आपका हो गया ये संतति हो गया। ठीक है, तो ये क्या दिखाया गया है, अमीबा में द्विखंडन। तो ये पूछा जा सकता है कि अमीबा एक जीव है, ठीक है, और अमीबा में किस प्रक्रिया से अथी होता है, तो आप द्विखंडन लिख के ब्रैकेट में अमीबा लिख सकते हैं। ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में मुकुलन, तो मुकुलन लिख के अब ब्रैकेट में ईस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ईस्ट में किस प्रक्रिया से जनन होता है, मुकुलन विधि से। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि द्विखंडन किस प्रकार से होता है और मुकुलन किस प्रकार से होता है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपको ईस्ट की कोशिकाएं दिखाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटेस्टा और मोनेरा, ये जो जीव का जो है, ये जीव का बेसिक कह सकते हैं। प्रोटिस्टा और मोनरा ये साधारण जीव का प्रकार है, में जनक कोशिकाओं में दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। इन जीवों में समसूत्री कोशिकीय विभाजन होता है। ये पूछा जा सकता है आपको कि अलैंगिक जनन में कैसा कोशिका विभाजन होता है, तो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। याद रखिए, अलैंगिक जनन में समसूत्री कोशिका विभाजन देखने को मिलती है। समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है। बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता से विकसित हो जाता है। तो द्विखंडन में क्या होता है, द्विखंडन में कौन सा विभाजन हो रहा होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा होता है, या
इसको समसूत्री कोशिका विभाजन बोलें या इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलें, द्विखंडन बोलें, जैसे अमीबा में। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ कुछ अति दिख रहे हैं। तो ये कौन कौन से जीव हैं ये देखिए। आ में है आपका क्लैडोमोनास, जिसमें चल बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ये चीज़ आप लिखते चलिए, चल बीजाणु ये एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है और ये किस में होती है, क्लैडोमोनास में होती है। ये सब पूछा जाता है। ठीक है, चल बीजाणु अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है, अलैंगिक चल बीजाणु, तो ये किस में होती है, क्लैडोमोनास में। एक है पेनिसिलियम की कोनेडिया। ठीक है, पेनिसिलियम की कोनिडिया, तो कोनिडिया किस में होता है, पेनिसिलिया में। पेनिसिलियम क्या है, जीव का नाम है, और कोनिडिया क्या है, जनन अंग का नाम है। उसी प्रकार से कलिका क्या है, जनन अंग का नाम है, और हाइड्रा क्या है, ये हाइड्रा वो जीव है जिसमें क्या होती है, कलिका निकलती है। वैसे ही जैम्यूल स्पंज जो होता है ये वो जनन अंग है। ठीक है, जनन अंग है, किस में निकलता है, ये स्पंज में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चल बीजाणु किस में निकलता है, क्लैडीमोनास में। ब्रैकेट में आप क्लैडीमोनास लिख लीजिए कि चल बीजाणु किस में जनन का कार्य करता है, क्लैडीमोनास में। कोनिडिया किस में जनन का कार्य करता है, पेनिसिलियम में। कलिका किस में जनन का कार्य करता है, हाइड्रा में। और जेम्यूल स्पंज किस में जनन का कार्य करता है, स्पंज में। ठीक है, जेम्यूल स्पंज किस में जनन का कार्य करता है, स्पंज में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यही आपका जेम्यूल स्पंज है। ठीक है, और ये स्पंज, स्पंज जीव का नाम है, जबकि जेम्यूल स्पंज उस जनन अंग का नाम है। ये सब जो दिख रहा है ना तीर जैसा नुकीला नुकीला, वही सब है क्या, जेम्यूल स्पंज। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि, और कोनिडिया कौन है, ये वाला चीज़ है। ये जो जीव है, ये जीव जो है वो है क्या, पेनिसिलियम, परंतु ये जो दिख रहा है आपको गोल गोल, ये सब क्या है, कोनिडिया है। तो ये जनन अंग है, कोनिडिया जनन अंग है, परंतु इस जीव का क्या नाम है, इसके जीव का नाम है पेनिसिलियम। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका पूर्वक वृद्धि, मतलब पूर्वज वृद्धि कर जाता है। अमीबा, पैरामीशियम आदि ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता है, छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है। मतलब अमीबा पैरामीशियम में तो क्या हो जाता है, द्विखंडन होता है। ठीक है, परंतु बाकी में ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता, छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती है, जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती है। बाद में ये जो छोटी कलिकाएं हैं, यही तो कलिका जो कि ईस्ट में भी ये काम करती है, हाइड्रा में काम कर निकलती है, जुड़ी रहती है, बाद में अलग होकर एक नए ईस्ट जीव को परिपक्व करती है। विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाभ संकुचित कर लेता है तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है, जिसे पुटी सिस्ट कहते हैं। तो पुटी कौन बनाता है, पुटी बनाता है अमीबा। अमीबा अपने पादाभ संकुचन के द्वारा किस चीज़ का निर्माण होता है, पुटी सिस्ट का निर्माण होता है, पुट्टी का निर्माण होता है। इस परिघटना को पुटी भवन कहते हैं। तो अमीबा जो क्या करता है, अमीबा पादाभ संकुचन के द्वारा जो त्रिस्तरीय कठोर आवरण बनाता है उसको पुटी कहते हैं, और इस पुटी के बनने की क्रिया को पुटी भवन कहते हैं। तो ये कब, जब विषम परिस्थिति में आता है तब, मतलब उसके जीवन रहने की परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाती है, तब ऐसा होता है। अनुकूल परिस्थितियों में पुनरागमन पर पुटीकृत अमीबा बहुखंडित द्वारा विभाजित हो जाती है। ठीक है, तथा अनेक सूक्ष्म अमीबा और बीजाणु अमीबाभ, जिसको स्यूडोस्पोर कहते हैं, बीजाणु अमीबाभ। ठीक है, जिसको सूक्ष्म अमीबा में क्या देखने को मिलती है, सूडोपोडियस्पोर बीजाणु अमीबाभ के द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में पुटी की भित्ति के फट जाने से ये बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम से विमोचन हो जाते हैं और अनेक अमीबिया विकसित होते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो अनुकूल परिस्थितियों में पुनरागमन पुट्टीकृत अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित होता है। तो कौन,
पुट्टीकृत मतलब ये जो पुट्टी बन गया है ना, ठीक है। तो जब समान परिस्थितियाँ आती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में पुट्टी बन गया, परंतु जब समान परिस्थितियाँ आती हैं तो यही पुट्टीकृत अमीबा क्या हो जाती है, बहुखंडन हो जाती है और क्या निर्माण करती है, बीजाणु अमीबाभ निर्माण करती है। और वो सारे बीजाणु जो होते हैं वो अमीबा का रूप ले लेते हैं, जिस क्रिया को क्या कहा जाता है, बीजाणु जनन कहते हैं। फिर से इसको समझिए, प्रतिकूल परिस्थिति जब आएगा तो एक त्रिस्तरीय पादाभ संकुचित हो जाएगा अमीबा का और त्रिस्तरीय कठोर आवरण बन जाएगा, और इस त्रिस्तरीय कठोर आवरण को क्या कहेंगे, पुट्टी कहेंगे, और इस पुट्टी निर्माण को क्या कहेंगे, पुट्टी भवन कहेंगे। जब पुट्टी भवन बन गया, कब, जब प्रतिकूल परिस्थिति रहा, विषम परिस्थिति रहा तब, परंतु जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आएगा, अमीबा को जीवित रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति आएगा, तो उस कंडीशंस में वो जो पुट्टीकृत अमीबा है वो बहुखंडन करेगा, अपने अंदर ही बहुखंडित हो जाएगा, और उस बहुखंडित होने से क्या होगा, बीजाणु अमीबाभ का निर्माण होगा, और बीजाणु अमीबाभ जब फूटेगा तो बहुत सारे बीजाणु परिक्षेत्र में बिखर जाएंगे, विमोचित हो जाएंगे, और वो प्रत्येक बीजाणु जो होगा वो क्या करेगा, एक नए अमीबा के रूप में विकसित होगा, और इस क्रिया को क्या बोलेंगे, बीजाणु जनन बोलेंगे। तो आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुट्टी भवन से क्या समझते हैं, तो ये विषम परिस्थितियों में पादाभ संकुचन के द्वारा त्रिस्तरीय कठोर आवरण जब अमीबा के परिक्षेत्र को घेर लेती है और उसी को पुट्टी या सिस्ट कहते हैं, और इस क्रिया को पुट्टी भवन कहते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां आती है, ठीक है, तो उसको पुट्टी भवन, तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि बीजाणु जनन क्या होता है, इसे समझाएं। तो अनुकूल परिस्थितियों में पुट्टीकृत अमीबा बहुखंडित होकर बीजाणु अमीबाभ का निर्माण करता है, जिसकी भित्ति फटकर बहुत सारे बीजाणु निर्माण करते हैं, और वो बीजाणु विकसित होकर नए अमीबा बनाते हैं, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। आगे यहाँ पे आप देख रहे होंगे जीव, अलग अलग जीवों के अलग अलग जनन अंग हैं। जैसे आलू में आँख जो होता है, इसको आँख कहते हैं, या यहीं सी आँख से क्या निकलता है, अंकुरनशील आँख कलिका, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हल्दी है, जिसमें ये पर्व संधि जो होता है, मतलब जहाँ पे 2 तना जुड़ा हुआ होता है उसको पर्व संधि, तो वहाँ से ही क्या निकलते हैं, कलिकाएँ निकलती है और जरी निकलती हैं, अपस्थानिक मूल निकलते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो आलू की आँख किसका होता है, आलू की आँख, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो पुष्पीय पादपों में कायिकी प्रवर्धन क्या होता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक। कायिकी प्रवर्धन का मतलब होता है किसी पादप का या किसी जीव का, उसका शरीर अगर जनन के रूप में भाग लेता है, अब किसी का पत्ता ले रहा है, किसी का तना ले रहा है, किसी का जड़ ले रहा है अगर जनन प्रक्रिया में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कायिकी प्रवर्धन बोलेंगे। जैसे आलू की आँख, तो आँख लिख के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कौन ची, आलू। तो आलू का कायिकी प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, आँख के द्वारा। प्रकंद, अदरक का प्रकंद, तो प्रकंद किस में होता है, अदरक में। बुलबिल किस में होता है, अगैव नाम का कोई पादप है जिसमें क्या होता है, बुलबिल। ब्रायोफिल्म की क्या होती है, पर्णकलिकाएं किस में जनन में भाग लेती है, ठीक है, तो ब्रायोफिल्म में। तो ये ब्रायोफिल्म वो पौधा हो गया, ठीक है, और उसकी पर्णकलिकाएं उसका जनन कायिकी अंग हो गया। वैसे ही भूअस्त्रिका ये किस में होती है, जल हाइसिंथ में, ठीक है। तो देखिए आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है ना, वो पिक्चर वाला से पूछा जाता है, और लोग क्या करते हैं, पढ़ने के वक्त इन पिक्चरों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत सारा जो ऑब्जेक्टिव होगा ना, इन पिक्चरों से पूछा जाएगा कि बताइए अदरक का कौन सा अंग कायिकी प्रबंध में भाग लेता है, तो वो प्रकंद होता है। आलू का कौन सा अंग कायिकी प्रबंध में भाग लेता है, आँख होता है। अगैव का कौन सा अंग कायिकी प्रबंध में भाग लेता है, तो बुलबिल। ब्रायोफिल्म का कौन सा अंग कायिकी प्रबंध में भाग लेता है, पर्णकलिकाएं। मतलब जल हाइसिंथ का कौन सा अंग कायिकी प्रबंध में भाग लेता है, तो भूअस्तारिका। समझ में आया। तो इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और पूछे भी जाते हैं बार बार। ये जो आपको जल हाइसिंथ दिख रहा है, इसको बंगाल का आतंक भी बोलते हैं, ये जलकुंभी है वास्तव में, ठीक है, ये जलकुंभी है। हो सकता है जल हाइसिंथ नाम सुन के आपको लगा होगा ये कोई
दूसरा चीज़ है, परंतु इसे हम लोग सामान्य भाषा में जलकुंभी या बंगाल का आतंक कहते हैं। ये क्या करता है कि जिस तालाब में हो जाता है ना, उसकी पूरी मछलियों को उसमें ऑक्सीजन की कमी कर देता है और उसकी मछलियों को उसमें रहने वाले जीवों को मार देता है। इसलिए इसको बंगाल का आतंक, चूँकि इसको पहले शौकिया तौर पर लाया गया था, ठीक है। इससे नीला नीला देखते होंगे फूल, उजला नीला फूल उत्पन्न होता है, परंतु पहले तो इसको शौकिया तौर पे, परंतु अब ये तालाबों के लिए क्या बन गया है, खतरा बन गया है, आतंक बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है फंजाई जगत। देखिए आप ये तो समझ गए कि मोनरो और प्रोटिस्टा जगत में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। अब आगे है फंजाई जगत। फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जनन संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। इन संरचनाओं में अत्यंत ही समान संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु, फंजाई जगत में ही क्या पाए जाते हैं, अलैंगिक चल बीजाणु। अलैंगिक चल बीजाणु को और किस नाम से जानते हैं, जूस्पोर के नाम से जानते हैं। सामान्यतः सूक्ष्मदर्शीय मतलब बहुत छोटा होता है, जिसको सूक्ष्मदर्शी से आप देखिए इतना छोटा छोटा होता है। सूक्ष्मदर्शीय चलनशील संरचनाएं होती है। अन्य सामान्य अलैंगिक जनन संरचनाएं जैसे कोनिडिया, ये पहले ही लिख चुके हैं, कोनिडिया पेनिसिलियम में, कलिका हाइड्रा में, और जेम्यूल स्पंज में, हम लोग पहले लिख चुके हैं ये सब, ठीक है, कि जेम्यूल किसमें अलैंगिक जनन। तो ये सब क्या है, कोनिडिया, कलिका, जेम्यूल क्या है, ये अलैंगिक जनन संरचनाएं हैं, जिसके द्वारा, इन संरचनाओं के द्वारा क्या होती है, अलैंगिक जनन होती है। क्लियर हो गया होगा। कक्षा 11 में आपने पादपों के कायकी जनन के बारे में अवश्य ज्ञान प्राप्त किया होगा। आपको क्या विचार है कि कायकी जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, आप क्या सोचते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या क्लोन शब्द कायकी जनन के उत्पन्न संतति के लिए उपयोजित है? बिल्कुल, क्योंकि उसकी आनुवांशिक संरचना चूंकि उसी पादप का भाग है, इसलिए ये इसका सही जवाब तो हमारे तरफ से हाँ होगा। ठीक है, आगे देखिए। जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से होता है, पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। पादपों में कायकी प्रवर्धन की इकाई, जैसे ये सब अभी अभी आप लिख चुके हैं, जैसे देखिए, जैसे ऊपरी भूस्तर जिसको सर कहा जाता है, प्रकंद, ठीक है, प्रकंद, सरजोम, शकरकंद। अब सरजोम किस में होता है, शकरकंद में, ठीक है। बल्ब या भूस्तरी, बल्ब भूस्तरी जिसको ऑफसेंट, अंग्रेजी में ये लिखा हुआ है ऑफसेंट, ऊपरी भूस्तरी, सर, ठीक। ये सब जो है सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। अभी अभी आप ऊपर लिख चुके हैं। ये संरचनाएं कायकी प्रवर्ध, कायकी प्रवर्ध प्रोपेग्यूल कहलाती है। तो कायकी प्रवर्ध को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोपेग्यूल संरचना कहते हैं। मतलब वो संरचना जो कायकी प्रवर्धन में भाग लेती है, कायकी जनन में भाग लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, कायकी प्रवर्ध कहते हैं। ठीक है, जैसे ऊपरी भूस्तर हो गया, प्रकंद हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया, भूस्तरी हो गया, ये सभी। चूंकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते हैं, अतः यह अलैंगिक जनन ही होगा। ठीक है, कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा, प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है जो संतति उत्पन्न में सक्षम होते हैं। उदाहरण हाइड्रा, यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसे पुनरुद्भवन कहते हैं, मतलब फिर से उत्पन्न हो जाना। अब देखिए, हाँ, पुनरुद्भवन, ठीक है, एक नया तरीका क्या है, पुनरुद्भवन। ये भी एक अलैंगिक जनन का प्रकार है, जिसमें क्या होता है कि कुछ टुकड़े बट गए और फिर से वो पूरा का पूरा क्या हो गया। तो पुनरुद्भवन कहाँ देखने को मिलती है, ये मिलती है जैसे बिछौती का पूँछ जो कट जाता है, आप देखिएगा कि उसका पूँछ कट गया और फिर से वो क्या हो गया, पूँछ आ गया। परंतु हाइड्रा में क्या है ना कि हाइड्रा अगर कोई जीव है, हाइड्रा जीव है, तो उसको अगर 4 टुकड़े में बांट दीजिएगा तो वो 4 टुकड़ा फिर से वो विकसित होकर क्या करेगा, अपना मुंडी पूँछी सब बना लेगा और फिर से एक पूर्ण विकसित जीव बन जाएगा। तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, पुनरुद्भवन। ठीक है, आप निश्चित तौर पर जलाशयों की महाविपत्ति, इसी को क्वेश्चन में पूछा जाता है,
ठीक है। महाविपत्ति किसे कहते हैं? वाटर हाइसिंथ। ये वाटर हाइसिंथ पहले लिखे होंगे, जल हाइसिंथ लिखे हैं ना, उसी को हम और किस नाम से जानते हैं? महाविपत्ति। या इसी को और क्या किस नाम से जानते हैं? बंगाल का आतंक। ये पूछा जाता है कि वाटर हाइसिंथ को और किस नाम से जाना जाता है? महाविपत्ति या बंगाल का आतंक कहा जाता है। ऊपर आप लिखे होंगे यहाँ, ठीक। जल हाइसिंथ के बारे में अवश्य सुना होगा। यह कुछ भी नहीं बल्कि जलीय पादप वाटर हाइसिंथ है, जो ठहरे जल में, ये कहाँ पाया जाता है? ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। ये जलीय खरपतवार है, ठीक है। खरपतवार मतलब घास जैसा कह सकते हैं। यह जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणामस्वरूप मछलियां मर जाती है। आप इसके बारे में और अधिक अध्याय 13-14 में पढ़ेंगे। आपको जानकर रोचक लग सकता है कि इस पादप का भारतवर्ष में आगमन मात्र इसके सुंदर आकार के पुष्प के तथा पत्तियों के कारण हुआ, यद्यपि यह कायकी प्रवर्ध द्रुत गति से करता है। मतलब इसका प्रवर्धन जो होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है, वृद्धि होता है, और अल्प समय ही संपूर्ण जलाशय पर फैल जाता है और अपने आप से जलाशय को ढक लेता है। इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। आगे है, क्या आप जानते हैं, इस तथ्य से परिचित हैं कि आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहेलिया जैसे पादपों की खेती किस प्रकार की जाती है? क्या आप आलू के कंद, ये पहले ही आप लिख चुके हैं, कंद पर स्थित कलिका जिसे आँख कहते हैं, कंद का मतलब सीधे सीधे तना होता है, कंद का मतलब तना होता है, और केले और अदरक के प्रकंद से नन्हा सा पौधा, प्रकंद का मतलब उसका जड़ से नन्हा सा पादप निकलता हुआ देखे होंगे। यह जब आप ध्यानपूर्वक उपयुक्त सूचीबद्ध पादपों से विकसित होने वाले पादपों प्लांटलेट्स की उत्पत्ति, उसको क्या बोलते हैं? जहाँ से पादप निकलता है उसको बोलते हैं पादपों या प्लांटलेट्स की उत्पत्ति स्थानों का निर्धारण करने का प्रयत्न करेंगे, तब आप पाएंगे कि यह अधिकतर इन पादपों के रूपांतरित स्तंभों से उपस्थिति पर्व संधियों नोड्स, पर्व संधियों को और किस नाम से जानते हैं? पर्व संधियों को हम नोड्स कहते हैं, से उत्पन्न होते हैं। अतः यह पर्व संधियां नमी युक्त मृदा तथा जल के संपर्क में आते ही तब उनमें मूल रूट्स निकलने शुरू हो जाते हैं, जड़ निकलने शुरू हो जाते हैं तथा नए पादप उत्पन्न होते हैं। ठीक इसी प्रकार पत्थर चट्टा को हम और किस नाम से जानते हैं? ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म को क्या कहा जाता है? पत्थर चट्टा की पत्तियों को कटे किनारों में अपस्थानिक मतलब एडवेंटिशियस कलिकाएं उत्पन्न होती है। माली लोग तथा किसान पादपों की इस गुण का सामर्थ्य का पूरा लाभ उठाते हैं और ऐसे पादपों को बड़े पैमाने पर प्रवर्धन करते हैं, यानी उत्पन्न करते हैं। ठीक है। ध्यान देने योग्य एक रोचक बात यह है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है। जैसे कि शैवाल और फंजाई ये प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभन के पूर्व जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ने लगते हैं। कौन? शैवाल और फंजाई। यह पता करें कि किस प्रकार के लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में इन जीवों की जीवित रहने की सहायता करता है। लैंगिक जनन ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक क्यों संपन्न होता है? उच्च श्रेणी के पादपों दोनों विधि अलैंगिक यानी कायकी, अलैंगिक जनन को कायकी जनन के रूप में भी जानेंगे, लैंगिक के द्वारा जनन देखा गया है। दूसरी ओर अधिकांश जंतुओं में जनन की केवल लैंगिक विधि ही पाई जाती है। कुछ में क्या होता है? अलैंगिक लैंगिक दोनों होता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ऐसा कौन सा जीव है जिसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन होते हैं, तो वो कौन है? शैवाल और फंजाई जो है, जिसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन देखने को मिलते हैं। ऐसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? लैंगिक जनन। शैवाल फंजाई में क्या होता है? लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन देखने को मिलते हैं। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन देखने को मिलते हैं। आगे है टॉपिक लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक जीव अथवा अभिमुख विपरीत लिंग वाले विभिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक गैमीटों का निर्माण शामिल है। यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मक जायगोट, युग्मनज यानी जायगोट बनाता है। देखिए युग्मक को क्या बोलते हैं? ये जो होता है वो अयुग्मित होता है। ठीक है, और युग्मनज बनता है।
तो युग्मक और युग्मनज का निर्माण किस में होता है? लैंगिक जनन में होता है। लैंगिक जनन में युग्मक, जबकि उसमें युग्मक का निर्माण नहीं हो रहा था लैंगिक में। लैंगिक जनन में केवल युग्मक और युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल और धीमी प्रक्रिया है। मतलब लैंगिक जनन क्या है? एक विस्तृत प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है और धीमी प्रक्रिया है। मतलब लैंगिक जनन में ज़्यादा वक्त लगता है, किसकी अपेक्षा? अलैंगिक जनन की अपेक्षा। और इस वजह से इसमें विविधताएं भी ज़्यादा पाई जाती है। इसके संतति अपने जनक के हूबहू नहीं होते, बल्कि वो अलग आकार प्रकार के होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में हूबहू होते हैं, जिसे क्लोन कहते हैं। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उनके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होते। पादप जंतु अथवा फंजाई जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चलता है, किसके? पादप जंतु और फंजाई। पता चलता है कि यद्यपि यह बाह्य आकारकीय आंतरिक संरचनाओं और शरीर क्रिया विज्ञान से एक दूसरे से अलग है, परंतु जब यह लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं तब वह एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है। आइए सबसे पहले उन समान विशेषताओं पर चर्चा करें जो इन जीवों में सामान्य है। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि देखिएगा, आप पादप जंतु या फंजाई, इन तीनों की अगर आप अध्ययन कीजिएगा तो आप देखिएगा कि इनका आकार अलग अलग होता है, इनका आंतरिक संरचना अलग अलग होता है, इनकी शरीर की जो क्रिया विज्ञान है वो भी अलग अलग होती है। मतलब ये पाचन पोषण अपना अलग अलग तरीके से करते हैं। परंतु जब जनन की चर्चा करते हैं, लैंगिक जनन की चर्चा करते हैं, तो चाहे वो पादप का लैंगिक जनन हो, जंतु का लैंगिक जनन हो या फंजाई का लैंगिक जनन हो, ये तीनों समान प्रकार से ही क्रिया करती है। ठीक है, तो जनन की क्रिया लगभग एक समान ही अपनाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे कर रहा है। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि के एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुँचते हैं, इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था की प्रावस्था कहलाती है। तो जिस अवस्था में कोई जीव जनन करने की अवस्था को हम क्या कह सकते हैं? किशोरावस्था की प्रावस्था। तो कोई जीव किस अवस्था में जनन के लिए परिपक्व होती है? तो किशोरावस्था या प्रावस्था, किशोरावस्था की अवस्था। पादपों में यह कायिकी अवस्था कहलाता है। मतलब जंतुओं में ये किशोरावस्था कहलाता है और पादपों की किशोरावस्था को हम क्या कहते हैं? कायिकी प्रावस्था कहते हैं। यह प्रावस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग अवधि हो सकती है। मतलब जैसे जंतुओं में कुछ अलग होती है, मानव में कुछ अलग होती है, तो पादपों में कुछ अलग होती है। ठीक है, तो वो समय अलग अलग हो सकता है, परंतु विधि जो प्रक्रम है वो लगभग एक समान ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था या कायिकी प्रावस्था। किशोरावस्था किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? जंतुओं के लिए। तो जंतुओं के जनन की अवस्था किशोरावस्था और पादपों की जनन की अवस्था को क्या बोलते हैं? कायिकी प्रावस्था। की समाप्ति ही जनन प्रावस्था का प्रारंभ होता है। तो ये किशोरावस्था मतलब यहाँ पे परिपक्व होना, मतलब उसके जनन अंगों का परिपक्व होना। और ये जनन प्रावस्था क्या है? जिसमें संतति को जन्म दिया जाएगा। तो जनन प्रावस्था का आरंभ होना, मतलब इसका अंत इसकी आधी शुरुआत कहलाती है। इस प्रावस्था को उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उनमें पुष्प आने लगते हैं। जैसे गेंदा, धान, गेहूं, नारियल, आम आदि पेड़ों पर पुष्प लगने में कितना समय लगता है? कुछ पादपों में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है। तब इस अंतर पुष्पन की अवधि को क्या कहेंगे? किशोरावस्था या वयस्कता। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? पुष्पीकरण। पुष्पीकरण मतलब पादपों में पुष्प निकलना। तो इसको हम अंतर पुष्पन की अवधि, जो जैसे किसी में 6 महीने पे पुष्प निकल रहा है, बहुत बार पुष्प निकल रहा है, मतलब जैसे होता है ना, आम में साले साल पुष्प आ रहा है। ठीक है, जबकि धान में क्या हो गया? एक बार फूल निकल गया, अब दोबारा उसमें फूल नहीं आएगा। कोई भी जो पादप पौधे हैं उसमें दूसरा बार नहीं होता है। तो उनके बीच का जो अंतर होता है उसको अंतर पुष्पन अवधि कहते हैं। तो उसको हम वयस्कता कहेंगे कि अंतर पुष्पन अवधि कब देखने को मिलती है? वयस्कता में, किशोरावस्था में नहीं, वयस्कता में, मतलब जब वयस्क हो जाते हैं तब। अपने क्षेत्र में लगे कुछ वृक्षों का निरीक्षण करो।
क्या प्रतिवर्ष इन वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल आदि फल मौसमी होते हैं? ठीक है, मौसमी इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें जो पुष्पन होती है वो निश्चित मौसम में होते हैं। तो जिसका पुष्पन निश्चित मौसम में होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मौसमी फल बोलेंगे। क्या कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता रहता है? कुछ में मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं। पादप वार्षिक और द्विवार्षिक किस्म के भी होते हैं। वार्षिक किस्म का होने का मतलब जिसमें प्रत्येक वर्ष, ठीक है, तो वार्षिक पादप किसे बोलेंगे? इसको उलट के लिख सकते हैं आप। वार्षिक पादप का मतलब जो प्रत्येक वर्ष फूल पुष्पीकरण होता है जिसमें, उसको वार्षिक पादप बोलेंगे। और द्विवार्षिक किस्म किसको बोलेंगे? द्विवार्षिक पादप किसको बोलेंगे? ठीक है, द्विवार्षिक पादप जिसमें एक एक साल के अंतराल में, मतलब एक साल के बाद अगर पुष्प होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विवार्षिक पादप। यह स्पष्ट है कि कायकी जनन और जीर्यमान प्रावस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं, परंतु बहुवर्षीय जातियों में इन प्रावस्थाओं को स्पष्टीकरण परिभाषित करना कठिन है। कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे एक और भी आया बहुवर्षीय। बहुवर्षीय का मतलब कोई 10 बरस के बाद, कोई 50 बरस के बाद पुष्पी होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुवर्षीय पादप। तो जैसे आम जो हो गया वो क्या हो गया? एकल वर्षीय हो गया। बहुवर्षीय में जैसे बांस जो होता है ना, वो 50 साल के बाद फूलाता है। ठीक है, ऐसे बांस के फूल जनरली आप देखते भी नहीं होंगे, कभी कभी तो 100 साल के बाद फूलाता है। ठीक है, 2 ही अंतराल में 200 साल, मतलब 100 साल पार हो जाता है। ठीक, अब कुछ लोग कहेगा कि बांस के फूल नहीं होता है। हाँ, फुलहरर बांस से का इस्तेमाल कभी भी शुभ कार्यों में नहीं होता, उसका खाली शमशान घाट में होता है। आगे, कुछ पादप असमान रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। जैसे बांस के पादप अपने पूरे जीवन काल में 50 या 100 वर्षों के बाद, ये पूछा जाता है कि बांस के फूल कितने वर्षों में आते हैं? तो बांस पुष्पीकरण, बांस फूल कितने साल में आएगा? 50 से 100 साल के बीच में देखा जाता है। परिणामस्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। एक अन्य पादप जिसका नाम है एस्ट्रोविलैंथ कुनियाना, जिसको नीला कुरेंजी कहते हैं, ये 12 वर्षों में फुलाता है और ये भी बहुवर्षीय पुष्प का होगा। 12 वर्ष में एक बार ये फुलाता है, एक बार पुष्प उत्पन्न होता है। आप में से अधिकांश यह जानते होंगे कि पादप ने सितंबर-अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए जिसके परिणामस्वरूप केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पर पुष्पों का कालीन सा बिछ गया, जिस दृश्य को सैलानियों की एक बहुत बड़ी संख्या इनकी ओर आकर्षित होती है। अधिकतर प्राणियों, अब 6 के बाद 18 में हुआ और 18 के बाद फिर 12 जोड़िए, ठीक है, तो 18, 12, 30, यानी 2030 में आपको फिर से वैसा फूल देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जाना पड़ेगा। अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था की समाप्ति उसके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिक और आकारिकीय बदलाव से प्रकट होती है। विभिन्न जीवों में जनन प्रावस्था की विविध अवधि की होती है। ठीक है, तो इस पुष्प का नाम आपको याद रखना है। कौन सा पुष्प है? नीला कुरेंजी, या इसको वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्ट्रोविलैंथिस कुनियाना, जो कि कितने बरस में पुष्प देती है? 12 वर्ष में। और बांस पुष्प कितने बरस में देता है? 50 से 100 वर्ष में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आप मानव में पाए जाने वाले परिवर्तनों की सूची तैयार कर सकते हैं जिनसे जनन परिपक्वता का पता चले? प्राणियों में उदाहरणार्थ पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते हैं? क्या यह किसी मौसम के संबंध घटनाक्रम है? मेढक और छिपकली में ये प्रक्रिया कैसे होती है? आप देखें कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं। यद्यपि संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षियों जैसे कुक्कुट फार्म में वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। ऐसे मामलों में अंडे देने का कार्य जनन क्रिया से संबंधित न होकर इसके बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उत्पत्ति होता है, जो मात्र मानव कल्याण ही कहा जा सकता है।
मतलब वो अंडे ऐसा नहीं कि कोई प्राकृतिक विधि से के उसको जानबूझकर इस तरीके से उसका निर्माण ही किया गया है। जनन प्रावस्था के दौरान अप्रास्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता से चक्रीय अथवा सहायक वाहिका एवं हार्मोन में परिवर्तन होने लगते हैं। अप्रास्तनी मादा उसे बोलते हैं जिसके स्तन क्या होते हैं, बाहर होते हैं। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, चूहों, हिरन, कुत्ता, चीता आदि जनन के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन देखने को इन्हें मध चक्र किस में पाया जाता है, ये पूछा जा सकता है। गाय, भेड़, चूहा, हिरन, कुत्ता, इसको क्या बोलते हैं, नॉन प्राइमेट। ठीक है, नॉन प्राइमेट स्तनधारी, नॉन प्राइमेट स्तनधारी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, चक्रीय होते हैं। जबकि प्राइमेट जैसे बंदर, एप्स, ठीक है, ये ऋतुस्राव चक्र कहलाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं मध चक्र वाले, ये एक निश्चित मौसम में अधिक जनन के योग्य होते हैं। जबकि जो प्राइमेट होता है जैसे बंदर, एप्स, मनुष्य, ये सब ऋतुस्राव चक्र में भाग लेते हैं। और ये इनका जो अथी होता है वो ऋतुस्राव चक्र वाला ये मासिक होता है। जबकि ये नॉन प्राइमेट वाला क्या होते हैं, ये वार्षिक होते हैं। तो नॉन प्राइमेट में कौन कौन आ जाएगा, गाय, भेड़, चूहा, हिरन, कुत्ता, ये सब नॉन प्राइमेट है। ठीक है, जबकि प्राइमेट में कौन कौन आ जाएगा, मनुष्य, बंदर, एप्स। अधिकांश स्तनधारी विशेषकर तो मध चक्र किस में पाया जाता है, नॉन प्राइमेट में, और ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है, प्राइमेट में। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, इसको हम ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है प्राइमेट में और मध चक्र पाया जाता है नॉन प्राइमेट में। ठीक है, अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ या मौसमी प्रजनक कहते हैं। ऋतुनिष्ठ या मौसमी प्रजनक। तो मौसमी प्रजनक में कौन हो गए, जो प्राइमेट हो गए, नॉन प्राइमेट हो गए, वो मौसमी हो गए। मतलब उनका जो बच्चे पैदा होंगे वो एक निश्चित मौसम में ही होंगे। अधिकांश स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं। इस कारण इन्हें सतत प्रजनक बोलते हैं। चूँकि वो अपने जनन काल में, ठीक है, वो क्या होते हैं, लगातार जनन के लिए सक्रिय होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, सतत प्रजनक। मतलब लगातार संतति उत्पन्न करने वाला, तो सतत प्रजनक कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि सभी आयु में बढ़ते यदि हम लंबी आयु तक जीवित रहें, परंतु वृद्धि होने का क्या अर्थ है। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जा सकता है। तो प्रजनन अवस्था की समाप्ति को क्या कहते हैं, जीर्णता या वृद्धा अवस्था। तो वृद्धा अवस्था कब आ जाती है, जब प्रजनन आयु की समाप्ति हो जाती है, तो उस आयु को क्या कहा जाता है, जीर्णता या वृद्धा अवस्था। ठीक है, मापदंड के रूप में शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन जैसे उपापचयों का मंद गति से होने लगते हैं। मतलब उस कंडीशन में जो परिवर्तन है शरीर में वो क्या होने लगता है, बहुत धीरे हो जाता है। वृद्धावस्था अंततः क्या हो जाती है, वो इतना धीरे हो जाता है कि वो अंततः मृत्यु तक ले जाती है। पादप तथा प्राणी दोनों में ही 3 प्रावस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों के जनन क्रियाओं एवं व्यावहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है। ये क्या कह रहा है, जो तीनों प्रावस्था है, 3 प्रावस्था का मतलब कौन कौन, जो किशोरा प्रावस्था, जनन प्रावस्था और वृद्धावस्था, ये तीनों प्रावस्था जो उत्पन्न होता है वो किसके वजह से होता है, तो वो होता है हार्मोन की वजह से। ठीक है, तो तीनों प्रावस्थाओं में जो उत्तरदायी है वो कौन कारक है, हार्मोन से है। ठीक है, लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानता होती है। यद्यपि लैंगिक जनन से संबंध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती है। ठीक है, यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन
जनन की घटनाएं एक नियमित क्रम का अनुपालन करती है। लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर एवं मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक के युग्मन यानी निषेचन तथा भ्रूणोद्भवन के द्वारा होती है। तो लैंगिक जनन में कौन कौन सी क्रिया होती है? ये होती है युग्मन। युग्मन में कौन सी क्रिया होती है? युग्मनज निषेचन और भ्रूणोद्भव, ये दोनों क्रियाओं के द्वारा ही लैंगिक जनन संपन्न होती है। सुविधाओं के लिए क्रमबद्ध घटनाओं को 3 भिन्न अवस्थाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, निषेचन जिसमें युग्मनज का निर्माण होता है, और निषेचन पश्चात जिसको हम बोलेंगे भ्रूणोद्भव। इसको अगर आसानी से हम कहें तो इसको हम निषेचन पूर्व की घटनाओं में जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना है वो क्या है? वो है आपका युग्मक जनन। इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती है। निषेचन के पूर्व 2 प्रमुख घटनाएं होती है। पहला तो क्या है? युग्मक जनन और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। तो निषेचन पूर्व घटनाओं में कौन कौन सी घटनाओं को सम्मिलित किया गया है? तो एक किया गया है युग्मक जनन, जिसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहा जाता है युग्मक जनन को गैमेटोजेनिस। ये कैसी घटना है? ये निषेचन पूर्व घटना है, ठीक है। और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण, ये निषेचन के पूर्व की घटना है। कौन कौन? युग्मक जनन जिसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और दूसरा युग्मक स्थानांतरण जिसको गैमीटो ट्रांसफर कहेंगे, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस मतलब ये क्या है? ये पूछा जाता है आपसे कि युग्मक जनन कौन सी घटना है? तो निषेचन पूर्व घटना है। युग्मक स्थानांतरण कौन सी घटना है? निषेचन पूर्व घटना है। या गैमेटोजेनेसिस कौन सी घटना है? तो निषेचन पूर्व घटना है। गैमीटो ट्रांसफर कौन सी घटना है? निषेचन पूर्व घटना है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। आगे है युग्मक जनन। यहाँ पे युग्मक जनन मतलब ये युग्मक जनन कैसे होता है या उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया होगा? निषेचन पूर्व की 2 घटनाएं, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। जैसा कि आप जानते हैं, युग्मक जनन नर तथा मादा 2 प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं हैं। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि युग्मक क्या होती है? अगुणित कोशिकाएं होती है। ये पूछा जाता है कि युग्मक क्या होता है? अगुणित होता है। युग्मक क्या होता है? अगुणित होता है, ठीक है। कुछ शैवालों में 2 युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं, इस कारण वह समयुग्मी, ठीक है। तो शैवालों में जो 2 युग्मक एक समान हो उसे क्या कहेंगे? समयुग्मी कहेंगे। 2 युग्मक का मतलब नर का युग्मक और मादा का युग्मक एक जैसा ही होता है, बिल्कुल सेम, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? समयुग्मी बोलेंगे। तो समयुग्मी कौन है? शैवाल है। शैवाल जो होता है वो क्या होता है? समयुग्मी होता है। तो समयुग्मी यानी समयुग्मक लिख के और डैश दे के या किसी प्रकार से क्या लिख देंगे? शैवाल। इस शैवाल का युग्मक जो होता है वो कैसा होता है? समयुग्मकी होता है। शैवाल का युग्मक कैसा होता है? समयुग्मकी होता है। देखिए, हम बहुत सारा चीज़ दोहरा देते हैं, तेहरा देते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत डीपली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी एकरूपता के कारण हम इसमें नर और मादा युग्मक में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। मतलब कौन नर युग्मक है और कौन मादा युग्मक है ये बताना बहुत मुश्किल होता है। तो उसे क्या बोलेंगे? समयुग्मी। तो शैवाल जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है? समयुग्मी उत्पन्न करता है। हालांकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ जैसे ये एक शैवाल का युग्मक दिखाया जा रहा है, ठीक है, क्लैडोफोरा, ठीक है। क्लैडोफोरा मतलब ये जो है शैवाल का है। दूसरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दूसरे टाइप का, मतलब क्लैडोफोरा नामक शैवाल है जो कैसा युग्मक रखता है? समयुग्मक रखता है, ठीक है। और एक जो है ये दूसरा वाला भी शैवाल ही है, परंतु एक का देख रहे हैं, एक छोटा है और एक बड़ा युग्मक है, ठीक है। नर मादा दम बिल्कुल साफ है। ये मादा युग्मक है, ये नर युग्मक है। देखिए, जब विषम टाइप का होगा ना तो हमेशा जो होगा नर युग्मक छोटा होगा और मादा युग्मक बड़ा होगा। तो ये जो है एक दूसरा शैवाल कौन सा है? इसको हम लिखेंगे फ्यूकस शैवाल। क्या बोलेंगे? देखिए, क्लैडोफोरा शैवाल जो है वो समयुग्मकी है, जबकि फ्यूकस शैवाल जो है वो विषम युग्मकी है। और उसी प्रकार से जो मादा मनुष्य जो है, मानव जो है, वो भी क्या है? मानव भी कैसा युग्मक है?
तो विषम युग्मक की है। जैसे ये आपका अंडाणु हो गया, मादा युग्मक हो गया, और ये आपका शुक्राणु हो गया, ये क्या हो गया, नर युग्मक हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये कार्य करता है। क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो क्लैडोफेरा शैवाल कैसा युग्मक है, सम युग्मक। फ्यूकस शैवाल का युग्मक कैसा होता है, विषम युग्मक। मानव का युग्मक कैसा होता है, विषम होता है। हमेशा मादा युग्मक बड़ा होता है और नर युग्मक छोटा होता है। चलिए आगे। अधिकतर लैंगिक प्रजनन जीवों द्वारा आकारकीय रूप से स्पष्ट दो प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मक को क्या कहा जाता है, ये पूछा जाता है, पुमनु या शुक्राणु कहा जाता है। पुमनु किसे कहा जाता है, नर युग्मक को। नर युग्मक को और किस नाम से जानते हैं, पुमनु के नाम से। और मादा युग्मक को और किस नाम से जानते हैं, इसको अंड अथवा डिंब कहा जाता है। याद रखें, पुमनु या शुक्राणु किसे कहा जाता है, नर युग्मक को, ठीक है, जिसका आकार छोटा होता है। और अंड या डिंब जो किसे कहा जाता है, मादा युग्मक को, तो वो क्या होता है, उसका आकार बड़ा होता है, ठीक है। नर युग्मक जो होता है वो चलयमान होता है, मतलब, और मादा युग्मक जो होता है वो अस्थाई होता है, मतलब वो चलता नहीं है, वो जहाँ पे उत्पन्न होता है वहीं पे रहता है, ठीक है। अब है जीवों में लैंगिकता, कि हम कैसे, मतलब जीवों में लैंगिकता की बात है। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। विषम युग्मक आप समझ गए होंगे कि जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक विषम प्रकार का हो, विषम आकार का हो, तो उसे हम विषम युग्मक बोलेंगे। जैसे मानव का जो युग्मक है वो विषम युग्मक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। कहता है जीवों में लैंगिकता। सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मकों में युग्मक होता है। समष्टि का मतलब वो उसका जाति एक ही है, परंतु उसके आकार जो हैं, उसके जीव के जो संरचना है वो अलग अलग है, परंतु यह सदा के लिए सत्य तथ्य नहीं है। यहाँ कक्षा 11 के उदाहरणों को स्मरण करें और स्वतः निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं। एक होता है स्वतः निषेचन, जब समयुग्मी होता है तो उसमें स्वतः निषेचन की क्रिया देखने को मिलती है। यद्यपि पादपों में इसके उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है। पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती है, परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर तथा जनन पाई जाती हैं तो उसे हम द्विलिंगी कहते हैं। तो द्विलिंगी पादप किसे कहते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाएं, अथवा जब वह विभिन्न पादप पर एक लिंग हो कहलाती है। तो जब वो भिन्न भिन्न पादप पे रहेगा तो वो एक लिंगी पादप कहलाएगा। बहुत सी फंजाई और पादपों में द्विलिंगी की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए उभयलिंगी आश्रय या समथैलिस, तो द्विलिंगी को और किस किस नाम से जानते हैं, उभयलिंगाश्रय या समथैलिस शब्द का प्रयोग करते हैं। एक लिंगता की स्थिति में हम उसको क्या बोलते हैं, एक लिंगता को और किस नाम से जानते हैं, एक लिंगता को कहते हैं एक लिंगाश्रय या विषम थैलिसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुष्पीय पादपों में एक लिंगी में नर पुष्प पुंकेसरी होता है, जबकि पुंकेसर परागकण वहन करने वाला, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अथवा स्त्री केसर को धारण करने वाला। अब यहाँ पे देखिए, नर पुष्प किसको कहेंगे, तो नर पुष्प उसको कहेंगे जो क्या करता है, पुंकेसर, जिसके पास पुंकेसर हो, यानी पुंकेसर के अंदर कौन होता है, परागकण होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नर पुष्प कहेंगे। और मादा पुष्प किसको कहेंगे, तो जिसके पास स्त्री केसर हो, ठीक है, स्त्री केसर हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, मादा पुष्प बोलेंगे। तो जिसके पास स्त्री केसर हो उसको हम बोलेंगे मादा पुष्प, और जिसके पास पुंक केसर हो उसे बोलेंगे नर पुष्प, और जिसके पास दोनों हो उसे बोलेंगे उभयलिंगी। कुछ पादपों में एक अकेला पादप उभयलिंगाश्रय नर मादा दोनों लिंग हो सकता है। इनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी भी हो सकते हैं तथा उभयलिंगी भी, द्विलिंगी भी दोनों हो सकते हैं, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर और स्त्री केसर धारण करता है। उभयलिंगाश्रय पादपों में कुछ उदाहरण कुकुरविटों तथा नारियल वृक्ष है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण बताइए, तो उभयलिंगी कौन हो गया, नारियल वृक्ष जो है वो क्या है, उभयलिंगी है। पपीता एवं खजूर एक लिंगी है। देखिए कुकुरविट जो है ये क्या है, उभयलिंगी है, मतलब इसमें दोनों लिंग होगा। कुकुरविटो और नारियल ये सब क्या है, कौन सा है, कुकुरविटो, ये एक पेड़ का नाम है, पादप का नाम है कुकुरविटो, और नारियल ये दोनों क्या है,
उभयलिंगाश्रय है, जबकि पपीता जो है, खजूर जो है, ये सब क्या है, पपीता खजूर, ये पूछा जाएगा कि पपीता और खजूर क्या है, एक लिंगाश्रय। तो जहाँ पे आप एक लिंगाश्रय लिखे हैं ना, वहाँ पे बगल में पपीता खजूर लिख दीजिए, और जहाँ पे द्विलिंगाश्रय लिखे हैं वहाँ नारियल और कुकुरबिट लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको आसान रहेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पपीता और खजूर क्या होता है, एक लिंगाश्रय होता है, और नारियल और कुकुरबिट ये क्या होता है, उभयलिंगाश्रय होता है। इस प्रकार से प्राणियों में भी होता है। क्या सभी प्रजातियों की विशिष्ट में नर और मादा अगर विशिष्ट पाए जाते हैं तो एक लिंगी होगा, जिनमें दोनों लिंग पाए जाते हैं उस प्राणी को उभयलिंगी कहते हैं। संभवतः अनेक एकलिंगीय प्राणी प्रजातियों की सूची बना सकते हैं। प्राणियों में केचुए, अब यहाँ पे देखिए कि कौन कौन जो है उभयलिंगी है, यहाँ पे ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। केंचुआ जो होता है, केंचुआ, स्पंज, टेपवर्म, जोक, ये सभी क्या है, द्विलिंगी प्राणी है। ये पूछा जाएगा कि द्विलिंगी प्राणी के नाम बताइए, तो आप क्या बताइएगा, केंचुआ, स्पंज, टेपवर्म, जोक। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें याद रखिए। ठीक है, केंचुआ तो एकदम बिल्कुल याद रखिएगा कि केंचुआ क्या है, द्विलिंगी प्राणी है। केंचुआ, स्पंज, टेपवर्म और जोक ये सभी क्या हैं, द्विलिंगी प्राणी हैं, उभयलिंगी प्राणी हैं। इनमें नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं, तो इसे उभयलिंगी या द्विलिंगी कह सकते हैं। एक ही प्राणी में होता है। तिलचट्टा एक लिंगी प्राणी है। ठीक है, तिलचट्टा क्या है, एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है। तो तिलचट्टा हो गया, मानव हो गया। ठीक है, आगे यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग दिया गया है जनन अंग। नहीं तो देखिए, पिक्चर को आपको ध्यान से समझना है। आगे आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे देखिए क्या दिया गया है, और ये यही सब पूछा जाता है। ये पहले आप लिख चुके हैं। जैसे द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण कौन हो गया, केचुआ। एक लिंगी प्राणी का उदाहरण कौन हो गया, कॉकरोच। ठीक है, उभयलिंगी प्राणी पादप कौन हो गया, तो अभी था ना, नारियल। ठीक है, और एक लिंगी पादप कौन हो गया, तो यहाँ पे एक अलग टाइप का एग्जाम्पल दिया है, मार्कनेसिया। इसको भी लिख लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे पूछ देगा कि मार्कनेसिया कैसा प्राणी है, तो ये एक लिंगी पादप है। ठीक है, मार्कनेसिया। और शकरकंद कैसा है, तो शकरकंद जो होता है द्विलिंगी होता है। ठीक है, हाँ, ये देखिए, जब भी आपका एनसीईआरटी में अगर कोई एग्जाम्पल है तो वो ऑब्जेक्टिव में पूछने के चांसेस बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी भी कंपटीशंस की इंडिया में तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, पूरी तरह से समझते हुए। ठीक है, उसका फिगर उगर सब पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, जैसे ये स्त्री, ये पुधानी है, ये नारी थैलस है, और ये नर थैलस है। यानी थैलस पौधा जो होता है वो क्या है, वो एक लिंगी हो गया। तब तो दोनों अलग अलग पे है मौजूद। पुंकेसर ये हो गया, ये उभयलिंगी का एग्जाम्पल हो गया, और ये हो गया पुंकेसर, और ये हो गया अंडप यानी ये स्त्री केसर। ठीक है, वैसे ही आप देखिए यहाँ पे अंडाशय, तो और ये मादा का दिया गया है। तो ये सब चीज़ आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है वो उसके क्रोमोसोम के बारे में है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। अर्धसूत्राणु, जिसको क्रोमोसोम में द्विगुणित 2n गुणसूत्रों की संख्या अथवा कुल जीवों में अगुणित संख्या। अब इसको ऐसे आप लिखिएगा, जैसे देखिए ये क्या है, अर्धसूत्राणु गुणसूत्रों की संख्या, और यह युग्मक में, जैसे कोई जीव में जो गुणसूत्र होता है कितने, जैसे पूछा जाए कि मनुष्य में कितने होते हैं, तो मनुष्य में 46 होते हैं, परंतु उसके युग्मक में कितने होंगे। ठीक है, मनुष्य का गुणसूत्र कितना होता है, 46, परंतु उसके युग्मक में कितने होगा, तो 23, इसका ठीक आधा है। ठीक है, तो इसको अगुणित कहेंगे। ये भी सम संख्या में है ना, तब तो ये दुगना होगा तो ये सम संख्या में होगा, इसको सम युग्मी कहेंगे। तो मनुष्य लिख के, और आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये अथी में दिया गया है ब्रैकेट में, तो इसको आप लिख सकते हैं 46 23, मतलब 46 हो गया किसका, इसका अर्धसूत्राणु हो गया। ठीक है, अर्धसूत्राणु यानी 2n। ठीक है, और घरेलू मक्खी का क्या हो गया 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, क्या हो जाएगा 6। ठीक है, चूहा का क्या हो जाएगा, यहाँ 21 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 42, यानी चूहा में 42 को गुणसूत्र होता है, परंतु उसके युग्मक में क्या होता है 21 को। कुत्ता में
78 को होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा 39 39 हो जाएगा। ठीक है, आगे मतलब उसके युग्मक में ठीक उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्ली में 19 दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा 38। फल मक्खी में यहाँ 8 दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। ओफियोग्लेओसम, ये वाला चीज़ आपको याद रखना है। देखिए सारे याद भले मत रखिए, ये सब कुछ कुछ याद रखिए जो सबसे ज़्यादा है या जो सबसे कम है। तो ओफियोग्लेओसस में क्या हो जाएगा, जब 630 यहीं पे है तो यहाँ तो 1260 हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए और भी, सेब में 34 है तो यहाँ 17 हो जाएगा। ठीक है, धान है तो धान में क्या हो जाएगा, यहाँ 12 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। मक्का में यहाँ 20 है तो यहाँ 10 हो जाएगा। आलू में यहाँ 24 है तो यहाँ 48 हो जाएगा। ठीक है, तितली में देखिए यहाँ 380 है तो यहाँ 100 कितना हो जाएगा 90। तितली वाला भी पूछा जाता है क्योंकि ये भी, ठीक है, तितली मानव सभ्य नहीं पूछा जाएगा परंतु ये सब पूछा जाता है जो सबसे ज़्यादा या सबसे कम या साधारण, देखने में साधारण लगता है परंतु उसमें गुणसूत्र काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब पूछा जाता है, एनसीईआरटी का आपको याद रखना है। प्याज में ये 8 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा क्योंकि ये 2n होता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। सभी विषम युग्मी मतलब जिसका नर और मादा अलग अलग टाइप का हो प्रजातियों में युग्मक प्रायः 2 प्रकार के होते हैं जो नर तथा मादा कहलाते हैं। युग्मक अगुणित होते हैं, अभी बात कर रहे थे, अगुणित होते हैं चाहे उनके जनक जिससे वह उत्पन्न हुए हैं वह अगुणित हो अथवा द्विगुणित हो, क्यों न हो। एक गुणित जनक सूत्री विभाजन समसूत्रण के द्वारा युग्मक उत्पन्न होता है। क्योंकि युग्मक किसके द्वारा उत्पन्न होता है, ये पहले भी बात कर चुके थे, समसूत्रण के द्वारा। ठीक है, क्या इसका अर्थ यह है कि जो जीव अगुणित होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन कभी भी संपन्न नहीं होता। एक शैवाल के जीवन क्रम के चार्ट को ध्यान से देखने पर आप कक्षा या में बहुत से जीव जिनका संबंध मोनरो फंजाई शैवाल ब्रायोफाइटा से है वह अगुणित पादपकाय होते हैं, और वे जीव जिनका संबंध ट्रिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म अधिकांश प्राणी जिनमें मनुष्य भी शामिल है उनकी जनिकीय कायक द्विगुणित होती है। तो जो निम्न स्तरीय जीव हैं जैसे मोनरो फंजाई शैवाल ये सब क्या होते हैं अंगुणित होते हैं, और ट्रिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ये सब क्या होते हैं द्विगुणित होते हैं। आगे ठीक है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि यहाँ से थोड़ा गहरा है कि टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के युग्मक कैसे होते हैं, तो वो द्विगुणित होते हैं। ठीक है, और मोनरो फंजाई शैवाल और ब्रायोफाइटा के युग्मक कैसे होते हैं अगुणित होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा केवल। ठीक है, मोनरो फंजाई शैवाल ब्रायोफाइटा के युग्मक अगुणित होते हैं और ट्रिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के जो युग्मक हैं वो द्विगुणित होते हैं। यह स्पष्ट हो चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन जो न्यूनकारी विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन को और किस नाम से जानते हैं न्यूनकारी विभाजन। ठीक है, कभी कभी न्यूनकारी विभाजन नहीं पूछ देगा। ठीक है, अर्धसूत्री जहां द्विगुणित का अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करता है। द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुण सूत्रों का केवल एक सेट प्रत्येक युग्मक होता है। तो द्विगुणित अगुणित का निर्माण करती है किसके द्वारा अर्धसूत्री के द्वारा। ठीक है, अर्धसूत्री के द्वारा। ध्यानपूर्वक द्विगुणित और अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को भरें। हम लोग ऊपर भर चुके हैं वो सारणी। अगला टॉपिक है युग्मक स्थानांतरण। अब यहाँ पे युग्मकों का युग्मनन हुआ फिर युग्मनज हुआ। देखिए ये दोनों अलग अलग है परंतु ये फिर मिल के एगो बन गया और ये मिल के फिर एक नया जीव बना दिया। तो ठीक है, तो ये युग्मक स्थानांतरण पहले देख लेते हैं।
इनके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिकी रूप में एक दूसरे से निकट आते हैं और युग्मन निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होती है। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता है कि ये युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील होता है। पहले भी बात कर चुके थे कि नर युग्मक क्या होता है? चलनशील होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान वो ट्रेवल करता है। और मादा क्या होता है? अचल होता है, स्थानबद्ध होता है। अचल का मतलब क्या? स्थान पे बंधा हुआ, एक ही स्थान पे बंधा हुआ। कुछ फंजाई और शैवाल में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक क्या होते हैं? चलनशील होते हैं। तो किसके दोनों युग्मक चलनशील होते हैं? तो ऐसे तो नर युग्मक के होता है, परंतु फंजाई और शैवाल में दोनों युग्मक क्या होते हैं? चलनशील होते हैं। क्योंकि शैवाल में दोनों युग्मक एक जैसा होते हैं, समयुग्मी भी पाया जाता है। इन्हें एक माध्यम से आवश्यकता होती है, ठीक है, जिससे होकर नर युग्मक गति करता है। अधिकांश साधारण पादप जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा में जल ही माध्यम होता है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि शैवाल, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा का युग्मक का स्थानांतरण माध्यम कौन होता है? तो वो जल होता है, जिससे होकर युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न होता है। नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मकों तक पहुंचने में असमर्थ होता है, तथापि परिवहन के दौरान नर युग्मकों की हानि को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं। बीजीय पादपों में परागकण नर युग्मकों के वाहक के रूप में होते हैं। देखो, ये पूछा जा जाएगा कि शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में ये नर युग्मकों का वाहक कौन होता है? तो जल होता है, ठीक है। कौन होता है? जल होता है। और चूंकि ये जल के द्वारा ये परागकण जो होता है पहुंचता है, तो इसलिए इस क्रिया को जल परागन भी कहते हैं। जबकि यहाँ पे एक चीज़ कहा गया कि बीजीय पादप में परागकण नर युग्मकों का वाहक के रूप में कार्य करता है। तो कौन? परागकण नर युग्मकों को वाहक के रूप में कार्य करता है तथा अंडक में अंड होता है। परागकण परागकोश में उत्पन्न होता है, अतः निषेचन संपन्न होता है। इससे पहले यह परागकण वर्तिकाग्र से स्थानांतरित हो जाना चाहिए। द्विलिंगी में स्वतः निषेचन पादप जैसे मटर में परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि इनमें परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और परागकण जैसे ही झरने लगते हैं तो इसके तुरंत बाद ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। पर परागन पादप जैसे एकलिंगी पादप जिसकी विशिष्ट घटना को परागन यानी पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन तो परागकण का परागन के निकलने, परागकण से परागकण को निकलने, परागकोश से परागकण के निकलने और वर्तिकाग्र तक ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? परागन कहलाती है, पोलिनेशन कहलाती है। इससे वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण सुगमता पूर्वक होता है। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं तथा परागनली नर युग्मकों को अपने साथ लेती हुई अंडक के भीतर प्रवेश कर जाती है। अंड के पास नर युग्मक को अपने से बाहर निकाल देती है। एक लिंगाश्रयी प्राणियों में चूंकि नर तथा मादा युग्मक विभिन्न विशिष्ट जीवों में बनते हैं, ऐसे जीव युग्मकों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है। लैंगिक जनन में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतरण एवं युग्मकों का साथ आना अनिवार्य है। अगला टॉपिक है निषेचन। लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना संभवतः युग्मक का युग्मन एवं यह प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? युग्मक संलयन, जिसको हम क्या और किस नाम से जानते हैं? युग्मक संलयन को युग्मकों का मिलना क्या कहलाता है? युग्मक संलयन या साइनगैमी कहा जाता है। युग्मकों का मिलना यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? युग्मक संलयन कहलाता है, या इसी को क्या बोलते हैं? साइनगैमी। इसको क्या बोलते हैं? साइनगैमी। युग्मक संलयन को ही हम क्या बोलते हैं? साइनगैमी। जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मन जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। तो इससे क्या बन जाता है? द्विगुणित युग्मन
द्विगुणित युग्मन को क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है, द्विगुणित युग्मन। तो द्विगुणित इसको क्यों बोले? क्योंकि एक युग्मक जो हो गया वो नर का हुआ, एक मादा का हुआ, तो दोनों के मिलने से जो बनेगा जाइगोट वो क्या होगा? द्विगुणित होगा। ये पूछा जाता है कि जाइगोट जो होता है वो कितना गुणित होता है, तो वो क्या होता है? द्विगुणित होता है। बहुधा, यद्यपि युग्मक संलयन तथा निषेचन शब्दों का प्रयोग बहुधा होता है, हालांकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो युग्मक संलयन बोलिए या निषेचन बोलिए, दोनों एक ही चीज है। परंतु तब क्या होगा यदि युग्मक संलयन संपन्न ही न हो पाए? हालांकि कुछ जीवों में, जैसे कि रोटीफर्स में, मधुमक्खियों और यहाँ तक कि कुछ छिपकलियों तथा पक्षी जैसे टर्की आदि में, बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन बिना ही मादा युग्मक नए जीव का निर्माण विकसित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन या पार्थोनजेनेसिस कहा जाता है। पार्थोनजेनेसिस किसको कहते हैं? जैसे रोटीफर्स में, मधुमक्खियों में और छिपकलियों में बिना नर युग्मक के जनन को या बिना नर युग्मक के युग्मन को क्या बोलते हैं? नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव का निर्माण करती है, उसे अनिषेक जनन या पार्थोनजेनेसिस कहते हैं। पार्थोनजेनेसिस किस किस में देखी जाती है? रोटीफर्स में, मधुमक्खी में और छिपकली में कौन सा जनन देखने को मिलती है? अनिषेक जनन या पार्थोनजेनेसिस। इसमें क्या होता है? इसमें नर युग्मक के बिना ही मादा युग्मक क्या होती है? जीवों का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब आगे, युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होता है? अधिकतर जलीय जीवों में, जैसे अधिकतर शैवाल और मछलियों और यहाँ तक कि जल स्थलचर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम जल में अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। जलीय जीव में जल में संपन्न होता है युग्मक संलयन। युग्मक संलयन का मतलब क्या? नर युग्मक और मादा युग्मक का जो मिलन होता है वो कहाँ होता है? बाहर होता है। इसी प्रकार युग्मक संलयन को क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। तो जब युग्मक का संलयन शरीर के बाहर हो, किसी माध्यम में हो, जल में हो, तो उसे हम बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। युग्मक संलयन जब शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? बाह्य निषेचन। ये पूछा जाता है कि बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? तो जब नर युग्मक और मादा युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर होता है किसी माध्यम में, खास तौर पे जलीय जीवों में, तो उसे हम बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंगों में व्याप्त समकालिता, तो ये कब संभव है? जब दोनों लिंगों में क्या हो? समकालिता हो, मतलब दोनों एक ही वक्त में युग्मक का निर्माण करे, तभी ये संभव है। तथा बाहरी माध्यम जल युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफ़ी संख्या में युग्मक निर्माण करते हैं। ऐसा बोनी फिश और मेढकों में देखने को मिलता है। तो बोनी फिश और मेढकों में कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है। यहाँ भारी संख्या में संतानें पैदा होती है, परंतु इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इसकी संतानें शिकारियों का शिकार होने जैसे नाजुक स्थिति से गुजरती है और वयस्क होने तक उनकी उत्तरजीविता काफ़ी जोखिमपूर्ण रहता है। तो एक तो इनका जो समस्या है वो क्या है कि ये शिकारियों के शिकार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये शिकारियों के शिकार हो जाते हैं और इनके युग्मकों को शिकारी नष्ट कर देते हैं या पर्यावरण से ये नष्ट हो जाते हैं। इससे इनका जब तक ये बड़ा नहीं हो जाते तब तक ये जोखिम इनका बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे स्थलीय जीवों में फंजाई, उच्च श्रेणी के प्राणी, सरीसृप एवं पक्षी स्तनधारी, अधिकतर पादप, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है और इस प्रक्रिया को आंतरिक निषेचन, जब युग्मक का संलयन शरीर के भीतर संपादित होता है तो उसे आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इन सभी जीवों में अंडे की रचना मादा के शरीर के भीतर होती है, जहां पर वह नर युग्मक से संगलित कर जाते हैं और आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं
और उन्हें अंडे के साथ युग्मन करने के लिए अंड तक पहुंचाता है। इस प्रक्रम में हेतु जो शुक्राणु पैदा होते हैं उनकी संख्या विशाल होती है, परंतु अंड जो उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। बीजीय पादपों यद्यपि आचलनशील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचती है। तो जो शरीर के अंदर युग्मक का संलयन होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का जो मिलन होता है, उसे हम आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? ब्रायोफाइट, रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या स्थलीय जीवों में। तो स्थलीय जीवों में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है, जबकि जलीय जीवों में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, आगे निषेचन के पश्च घटनाएं। लैंगिक जनन में ऐसी घटनाएं के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है, यही निषेचन पश्च घटनाएं हैं। अब युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम प्रायः जल में होता है, जबकि जीव जिनमें आंतरिक निषेचन होता है उनके शरीर के भीतर युग्मनज की संरचना पाई जाती है। युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन क्रम चक्र तथा वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। फंजाई और शैवाल के संबंध में जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित करते हैं जो उसके शुष्कन तथा क्षति से रक्षा करता है। अंकुरन में पूर्व काफ़ी समय तक विश्रांति काल में रहते हैं। देखें ये यहाँ पे एक चीज़ है, विश्रांति काल। अंकुरन से पूर्व के काल को क्या बोला जाता है? विश्रांति काल कहा जाता है। अंकुरन के पूर्व के काल को क्या कहा जाता है? विश्रांति काल कहा जाता है। द्विगुणित तो आगे विश्रांति काल कहते हैं। द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण करती है और अगुणित व्यष्टि रूप में वृद्धि करते हैं। आपने 11वीं कक्षा में पुस्तक का अध्ययन करते हैं द्विगुणित और समयुग्मता गुणित हैप्लोडिप्लोमेटिक जीवन चक्र वाले जीवों के युग्मनज किस प्रकार से विकास होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ेंगे। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है जो प्रजातियों का निरंतरता को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनक जीव यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत एकल कोशिका से युग्मनज से ही हुई है। तो युग्मनज क्या होता है? वास्तव में वो एक कोशिका होता है और इसी एकल कोशिका युग्मनज से सभी जीव का निर्माण धीरे धीरे होता है और यही युग्मनज विकास करके भ्रूण का निर्माण करता है और वो भ्रूण शिशु के रूप में विकसित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो युग्मनज क्या है? वास्तव में एक कोशिका है। भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो भ्रूणोद्भव किसको कहते हैं? तो युग्मनज से भ्रूण के निर्माण, एम्ब्री के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भ्रूणोद्भव कहा जाता है। मतलब उस एक कोशिका से शिशु के रूप में विकसित होने को क्या कहा जाता है? भ्रूणोद्भव कहा जाता है। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन, तो भ्रूणोद्भव की क्रिया में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। समसूत्रण तथा कोशिका का विभेदीकरण, मतलब कोशिकाओं में विभिन्नताएं आती है, कोशिका विभेदीकरण। तो भ्रूणोद्भव में कौन कौन सी क्रिया होती है? कोशिका विभाजन होता है, जिसको समसूत्रण भी कह सकते हैं, कोशिका विभाजन को समसूत्रीय विभाजन, ठीक है, कह सकते हैं। और कोशिका का विभेदीकरण मतलब अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं का उत्पन्न होना। भ्रूण विकास के दौरान जहाँ कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह के एक निश्चित रूपांतरण में गुजर कर विशिष्टीकृत ऊतक और अंगों की रचना करती है। तो कोशिका विभेदीकरण के द्वारा क्या होता है? विभिन्न अंगों और ऊतकों का निर्माण होता है, जबकि कोशिका विभाजन के द्वारा नए नए कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। आप पिछली कक्षा में कोशिका विभाजन और विभेदीकरण की प्रक्रिया को विषय में अध्ययन कर चुके हैं। अब है प्राणियों को अंड प्रजक और सजीव प्रजक प्राणी। कोशिका विभेदीकरण से विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और कोशिका विभाजन से विभिन्न कोशिकाओं का निर्माण होता है। चलिए आगे है। प्राणियों में अंड प्रजक और सजीव प्रजक। अंड प्रजक उसे कहते हैं जो क्या होता है? जो अंड उत्पन्न करता है, और सजीव प्रजक जो मतलब बच्चे को जन्म देता है। इस तथ्य पर आधारित है युग्मनज के मादा जनक के शरीर में बाहर विकास किया जाता है
अर्थात उनका जन्म निषेचित अनिषेचित अंडों के रूप में, निषेचित या अनिषेचित अंडों के रूप में होता है, के द्वारा शिशु के रूप में प्रसव से जन्म होता है। तो जब सजीव प्रजक होता है वो प्रसव के द्वारा जन्म होता है, ठीक है, जन्म होता है। अंड प्रजक प्राणियों जैसे सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके होते हैं, जो एक निश्चित, तो सरीसृप वर्ग वाला प्राणी क्या देता है, अंड प्रजक होता है। पक्षी वर्ग क्या होता है, अंड प्रजक होता है, ठीक है। सरीसृप का मतलब जिसका रीढ़ की हड्डी नहीं होता है, जो खड़ा नहीं हो सकता है, वो सब क्या कहलाता है, सरीसृप। जैसे सांप हो गया वो खड़ा नहीं हो पाएगा, बिछौती हो गया वो खड़ा नहीं हो पाएगा, मगरमच्छ हो गया वो खड़ा नहीं हो पाएगा, मतलब वो रीढ़ की हड्डी उसका ऊर्ध्वाधर नहीं होता है, वो क्या होता है, क्षैतिज होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सरीसृप। जबकि दूसरी ओर सजीव प्रजक जीवों में अधिकतर स्तनधारी, जिसमें मानव भी शामिल है, मादा जीव के शरीर के भीतर, तो जबकि दूसरी ओर सजीव प्रजक जो होता है वो अधिकतर स्तनधारी मादा जीव के शरीर के भीतर यूमेनज विकसित होकर शिशु विकास करता है और एक निश्चित अवधि के बाद विभिन्न चरणों के द्वारा बाद मादा जीव शरीर के प्रसव द्वारा शिशु पैदा करता है। भ्रूणीय सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण सजीव प्रजक जीवों की उत्तरजीविता ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसका भ्रूणीय देखभाल होता है, इसका पर्यावरण से या अन्य जीवों से खतरा कम होता है। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल पंखुड़ी पुंकेसर मुरझाकर झड़ जाते हैं। क्या आप ऐसे पादपों का नाम बता सकते हैं जिनमें बाह्य दल दल पुष्प से जुड़े रहते हैं अथवा स्त्री केसर पादप में जुड़ा रहता है। युग्मनज भ्रूण तथा बीजांड विकसित हो जाता है और अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो ये पूछा जाता है कि युग्मनज जो पुष्पीय पादप में युग्मनज का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, तो बीजांड में होता है, बीजांड के अंदर युग्मनज का निर्माण होता है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भ्रूण में बीजांड बीज में विकसित हो जाता है, तो बीजांड किस रूप में विकसित होता है, तो बीज के रूप में, ठीक है। और तीसरा पूछा जाएगा कि फल के रूप में कौन विकसित होता है, तो अंडाशय जो है वो फल के रूप में विकसित होता है। ये आपको तीन चीज़ें याद रखना है। युग्मनज का निर्माण पुष्पीय पादपों में कहाँ होता है, बीजांड के अंदर। बीजांड किस रूप में विकसित होता है, बीज के रूप में। और फल के रूप में कौन विकसित होता है, अंडाशय, जो आगे चलकर फल की भित्ति, तो फल भित्ति का निर्माण कौन करता है, फल भित्ति का निर्माण कौन करता है, वो अंडाशय करता है। तो ये चीज़ आपको पहले से भी पता होगा, यहाँ पे भी था। फल भित्ति कहते हैं, फल भित्ति का मतलब आप समझ गए होंगे, प्री क्रैप कहते हैं, ठीक है, प्री क्रैप। फल भित्ति का निर्माण कहाँ से होता है, अंडाशय के द्वारा होता है, ठीक है। और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना होता है। फल को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, फल भित्ति। विकिरण के पश्चात बीज अनुकूल परिस्थितियों के आने पे अंकुरित हो जाता है और नए पादप को जन्म देता है। यहाँ पे वो सारी चीज़ दिया गया है कि संरक्षी फल भित्ति, किस तरीके से ये फल भित्ति ये चारों तरफ से क्या कर रहा है उसको, ठीक है। आगे सारांश कि इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, तो ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर या सारांश से होते हुए क्वेश्चन आंसर को हम आपके समक्ष लेकर आएंगे ताकि आपका बिल्कुल एनसीईआरटी कंप्लीट होते चले। तो अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे इसके सारांश और या इसके मेमोरी मैप, कॉन्सेप्ट मैप और इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। गुड लक दोस्तों।